बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से हुकूमती काविशों पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या हुकूमत मुकम्मल टकराव की तरफ बढ़ रही है। अदालती रिफॉर्म से पाकिस्तानी अवाम की फलाह कैसे मुमकिन हो सकेगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम के निफाज से तहरीक इंसाफ के लिए क्या सियासी चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान की कामयाबी और भारतीय सफारती तन्हाई पर बात करेंगे। पाकिस्तान में सियासी तनाव अब मुकम्मल टकराव की तरफ बढ़ चुका है। मालूम होता है कि मौलाना हुकूमती कायदीन से नाराज हो चुके हैं। गुज़श्ता रात मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ के कायदीन के साथ मीडिया टॉक करते हुए वाज़े अल्फाज में कहा था कि जब मुशावरती अमल चल रहा है तो फिर हुकूमत को हमारे लोगों को हरासा करने की क्या ज़रूरत है। मीडिया ज़राए के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर से भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है और 4 से 5 अरकान पार्लिमान मौलाना की मंशा के खिलाफ तरमीम की मंजूरी के लिए वोट कास्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ की भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है। इत्तेहादी हुकूमत की कोशिश थी कि किसी तरह मौलाना फजलुर रहमान को राम किया जाए और आईनी तरमीम की मंजूरी की राह में आखिरी रुकावट भी दूर हो सके। यही वजह है कि 2 रोज कबल सदर आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग के कायद मियां नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ दीगर कायदीन के हमरा लाहौर में मौलाना से मुलाकात करने गए, जिसके बाद मीडिया में खबरों की तशहीर का सिलसिला शुरू हुआ कि मौलाना तरमीम के लिए रजामंद हैं और मौलाना की तमाम शराइत मान ली गई हैं। अलबत्ता गुज़श्ता रात तहरीक इंसाफ के कायदीन की मौलाना से मुलाकात के बाद मौलाना का रवैया तब्दील दिखाई दिया। उनका कहना था कि अगर हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो हम मुज़ाकरात के अमल को रोकने पर मजबूर होंगे और हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। हम बदमाशी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हुकूमती रवैया तब्दील ना हुआ तो हम सख्त फैसले भी ले सकते हैं। मौलाना की मीडिया टॉक के बाद कल रात वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना के घर पर उनसे हंगामी मुलाकात की ताकि मौलाना को मनाया जा सके, मगर मुलाकात कारगर साबित ना हुई। हुकूमत के पास वक्त कम और मसाइल ज्यादा हैं। हुकूमत ने मौलाना की दी गई तजावीज़ को अपने आईनी मुसवदे में शामिल किया है, जिसके बाद हुकूमत आईनी अदालत से पीछे हट चुकी है और एक आईनी बेंच की बात की जा रही है, जिसके अरकान का फैसला जुडिशल कमीशन करेगा। 26वीं आईनी तरमीम में पार्लिमानी कमेटी को भी बाइख्तियार बनाया जा रहा है। पार्लिमानी कमेटी 3 जज साहिबान के पैनल में से चीफ जस्टिस का नाम फाइनल करेगी। मौजूदा कानून के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस बनना है, लेकिन अगर तरमीम मंजूर हो जाती है तो उनका नाम 3 जजों की फहरिस्त में शामिल होगा। नए कानून के तहत पार्लिमानी कमेटी की मर्जी होगी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन होगा। मौजूदा सूरत हाल से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का जाना तय है। 26वीं तरमीम में दीगर शिकों को भी ज़ेरे गौर लाया जा रहा है, जिनमें नुमाया तौर पर 63A और दोहरी शहरियत से मुताल्लिक़ क़वानीन में तब्दीली मुतवक्की है। इस सूरत हाल में क्या हुकूमत की मुकम्मल अदालती निज़ाम की तब्दीली की खुरी होगी या अपोजिशन जमातों, आला अदलिया और वकला के साथ टकराव होगा। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अतहर काज़मी और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अतहर, अभी सेनेट से तो थोड़ी देर में पास हो जाएगी, ये लग तो यही रहा है, क्योंकि चेयरमैन सेनेट ने कह दिया है कि 1 घंटे के लिए मौखर कर देते हैं इजलास को। बड़ी अहम मीटिंग चल रही है, कैबिनेट मीटिंग चल रही है, सो जैसे ही काबीना मंजूर करेगी सेनेट में पास हो जाएगा। मतलब आई डोंट नो, अभी तो देखें, आएगी तो पता चलेगा। इट्स वेरी वरिंग कि हम कह रहे हैं कि 1 घंटे में एक तरमीम पास हो जाएगी, जिस तरमीम को किसी ने पढ़ा नहीं, किसी ने देखा नहीं। क्या उधर भेड़ बकरियां बैठी हुई हैं सेनेट में? क्या वो ये नहीं चाहेंगे कि वो उसको पढ़ें, उसको देखें? मसवदा किसी ने देखा है? अभी तक नहीं देखा। हो सकता है कि इसमें ऐसी चीज़ें हों जो मुल्क और कौम के लिए बड़ी अच्छी हों और उससे मुल्क और कौम को फायदा हो। पार्लिमानी कमेटियों में इन्होंने अपनी डिस्कस नहीं की होंगे अभी तो। जो बाकी जो सेनेटर हैं जो सारे सेनेटर हैं, उसमें वो सारे जमातों के बैठे हुए, हर कोई अपनी अपनी इनपुट देगा। एक जमहूरी अमल है ना, ठीक है। इतनी कौन सी आग लगी हुई है कि हमने 1 घंटे के अंदर ही मंजूर करवानी है? अगर यही मसवदा, अभी तक आप जिस भी दोस्त से बात करें वो कहते हैं जी हमारा मसवदा नहीं है, ये जो आपके पास खबर है ये गलत खबर है। अब कौन सा मसवदा है? 3-3, 4-4 मसवदे हैं। अगर आप मुल्क और कौम के लिए एक चीज बेहतरी के लिए ला रहे हैं तो उसको
उसको ओपन करें। अब सिविल सोसाइटी का प्रेशर पड़ेगा, जो जमातें नहीं भी वोट देना चाहती वो भी मजबूर होंगी वोट देने के लिए। अगर निज़ाम अदल में बेहतरी आ रही है, मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी, दीगर चीज़ें बेहतर होंगी, तो इतना इसको सीक्रेट क्यों बनाया हुआ? और इतनी उजलत क्या है कि जुम्मे की रात को इस वक्त जनाब इजलास चल रहा है और उसके बाद उन्होंने वीकेंड के ऊपर ही इसको पास करवाना है, तो इसकी वजह से फिर शकूक व शुबहात पैदा हो। तो बिलावल साहब ने भी कहा ना कि ये आखिरी वीकेंड होगा पार्लियामेंटेरियंस का इस्लामाबाद में। ऑब्वियसली काफ़ी दिनों से जो कराची और सिंध से उनके लोग आए हैं। सिद्दीकी साहब, अतहर साहब तो कहते हैं रश की ज़रूरत क्या है, और मुसव्वदे भी ये नहीं कि वो कह रहे हैं 4 मुसव्वदे आए हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा कौन सा है। अब पता नहीं मेरे हाथ में ये मुसव्वदा सही है कि नहीं ये भी कोई पता नहीं। तो हो जाएगा आज सेनेट से, तो अभी लग रहा है कि पास करवा लेंगे। नहीं देखें, मैं जो ये भी कह रहे थे ना कि इतनी उजलत क्या है, उतनी ही उजलत है जितनी 8 जज साहबान को है। वो जो वजाहत दे दी उन्होंने, जितनी उजलत में वो वजाहत दे रहे। तो मतलब हैरत की बात है ना, जब पहला सेशन था 14 सितंबर को तब वजाहत आई थी, आज सेशन है तो आज वजाहत आई है। अच्छा, ये बड़ी तो आपने ये वैसे टाइमिंग जो है ये बड़ी आपने डीप बात की है। एक सेकंड कि पहले उस दिन इजलास में यही होना था, ऐसे ही था ना, तो उस दिन आ गया उनका फैसला। हाँ, उस दिन वजाहत आई थी 14 सितंबर को। अब आज ये सेशन फिर होना उसके है। बाद जो अदालती फैसले होते हैं, तो चलो उस वक्त 14 सितंबर को तो शॉर्ट ऑर्डर था, उन्होंने छुट्टियों पे थे, उनको डिटेल रीजनिंग नहीं लिख सके थे। फिर उसके बाद उन्होंने डिटेल रीजनिंग लिख दी। डिटेल रीजनिंग जो है वो वजाहत ही होती है अपने जजमेंट की, रीजनिंग कहते हैं ना उसको। तो उस डिटेल रीजनिंग के बाद अगर किसी ने अमल नहीं किया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए थी। वजाहत क्या जारी करने की क्या जरूरत है? अच्छा। ये मेरे लिए बट इलेक्शन कमीशन ने शायद दोबारा लिखा था ना, इलेक्शन कमीशन ने तो बहुत पहले लिखा था ना। इलेक्शन कमीशन ने तो रिव्यू भी दाखिल किया हुआ है। हाँ, आज इलेक्शन कमीशन ने कहा भी है कि भाई 1-1.5 महीना हो गया हमें रिव्यू पिटीशन दिए हुए। मतलब अगर वही बात आपने 14 सितंबर को कही थी, डिटेल रीजनिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी थी, वही बात आज करने की क्या जरूरत थी? अच्छा। और उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन लिखा। मैंने तो पहली दफा देखा 8 जज अपने हुक्म की वजाहत जारी कर रहे हैं। अच्छा, उससे ज्यादा जो जरूरी बात लगी ना मुझे आपकी वो लगी कि आज ही क्यों, कि जिस दिन सेशन हो रहा है, आपने कहा लास्ट टाइम कैसे हुआ था और अभी भी हो रहा है। बहुत सारी कहते थे कि अदालतें टाइमिंग का बहुत पिछले दिनों शोर था कि जी ये क्या टाइमिंग है, कोई भी फैसला आता था ये क्या टाइमिंग है। अच्छा। तो बहरहाल अदालतों को अपने फैसले देने में कोई टाइमिंग नहीं होनी चाहिए, मुकदमा सुनने के ऊपर कोई टाइमिंग की कदगन आईनी कानूनी नहीं है। बात यह है कि जो हम कह रहे हैं कि हमें पता नहीं आईनी तरमीम कौन सी है, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ पिछले 3 महीने से 6 मई को जब मंसूर अली शाह साहब ने 15 मिनट में स्टे किया था, तो उसके बाद से ये बातें हो रही हैं जुडिशल पैकेज की, आईनी तरमीम की, और कभी किसी सूरत में हर फोरम के ऊपर इवन पॉलिटिशियंस के, लॉयर्स कन्वेंशंस, और हर जगह हमने देखा ये डिस्कशन हो रही है, और कहीं मुखालफत हो रही है, कहीं उसकी हिमायत हो रही है। तो ये कहना कि कोई बिल्कुल उसके ऊपर कोई पब्लिक डिस्कशन नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। आपको कोई हैरत नहीं है? मेरा नहीं ख्याल है कि अगर पैमरा का डाटा निकालें कि कितने प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से हो सके, यकीन मानिए पनामा के 3,500 प्रोग्राम से ज्यादा हो गए होंगे। अच्छा, वो भी ऑब्वियसली वो खबरें, वो शिकें जो सोर्सेज के थ्रू कहीं ना कहीं मीडिया पे आ रही थी, डिस्कशंस तो हो रही, किसी को पता नहीं था मुसव्वदे में क्या। और फिर दूसरा अभी जो है वो एक सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट आई, यही अमेंडमेंट्स के हवाले से मसवदा पब्लिक किया जाए और इनको रोका जाए। अभी आबिद जुबैरी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए थे, और अभी उन्होंने जो है वो अपनी दरखास्तें वापस ले ली, और सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 70 से कॉन्स्टिट्यूशन के 77 तक, जिसमें लेजिस्लेशन का प्रोसेस है, वहां पे कहाँ लिखा है कि जनाब कौन सी चीज कब पब्लिक करनी जरूरी है। चलिए ठीक है। बात यह है कि हाँ, ज़ेबे दास्तान के लिए मैं कोई भी कहानी कर सकता हूँ, लेकिन अगर हमने बात करनी है आइन और कानून के नीचे, तो आइन और कानून तो यही कहता है कि डिटेल रीजनिंग के बाद वजाहत नहीं, कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करना चाहिए। अच्छा, चले और यू स्टिल थिंक दैट डिसीजन दैट वजाहत टुडे इज स्टिल रेलेवेंट? अगर रिव्यू पड़ा हुआ है तो रिव्यू सुनना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं, अगर और उसी रिव्यू में आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाती है उनको सेट असाइड कर दें, लेकिन ये तासुर ना दें कि हम एक सियासी जमात की जो है वो सपोर्ट के लिए। अच्छा, चलें इसी को आगे बढ़ते हैं। आप इस पे कमेंट करना चाह रहे हैं वजाहत पे? मैं वजाहत पे, एक तो बात ये है
کہ الیکشن کمیشن ہمارا اتنا اہل ہے کہ اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھ نہیں آ رہا. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی ادارہ 2 دفعہ سپریم کورٹ کے پاس نہیں گیا کہ ہم اپنا فیصلہ ہمیں سمجھائیں. اس سے آپ ان کی اہلیت کا اندازہ لگائیں. دوسرا جو ٹائمنگ کی بات ہوئی کہ ٹائمنگ کے اوپر یہ جناب آج جو تفصیلی یا وضاحت آ گئی ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ جو 63A جس طریقے سے بینچ بنا, جس طریقے سے اس کا فیصلہ آیا, وہ جو ٹائمنگ ہے کیا وہ یوگوسلاویا کے مقامی ٹائم کے مطابق دیا گیا تھا فیصلہ, لہٰذا اس کو پاکستان کے تناظر میں نہ دیکھا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ, اور اس کے بعد وہ یقیناً آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا, معزز عدالت نے دیا, لیکن اس کے بعد جو ہو رہا ہے, اختر مینگل کیا کہہ رہا ہے, اس کے بعد کامران مرتضیٰ کل کھڑا ہو کے کیا کہہ رہا ہے, اس کے بعد مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یہ کسی ایک جماعت کی بات تو نہیں ہے نا. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی یہاں پہ ہو رہا ہے اس کی جو بھی ٹائمنگ ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے. اور جو بھی صدیقی صاحب نے فرمایا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ سب نے بات کی, لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیا ہے. وفاقی وزراء نے ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کے کہا کہ ہمیں نہیں پتا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو بحث مسئلہ یہ ہے کہ بات ہم نے کرنی ہے بکری کی, بحث ہم گدھے کے اوپر کرتے ہیں تو فائدہ تو نہیں ہے نا. مسئلہ یہ کہ چیز کیا ہے, جب تک وہ شکیں اس کی سامنے نہیں آئیں گی, شکوں کو دیکھا نہیں جائے گا, تو تب بحث ہوتی ہے نا. باقی تو اس بحث کا تو کوئی فائدہ نہیں. ابھی تک جو چیز ہے, جو مین ایک کہنا چاہیے بون آف کنٹینشن بنا ہوا تھا, وہ آئینی کورٹ کا قیام بنا ہوا تھا. اب آئینی کورٹ سے معاملہ ہٹ گیا, وہ بینچ کی طرف چلا گیا. سو اس سے یہ تو طے ہو گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جانا ٹھہر گیا. نہیں, وہ تو 25 اکتوبر ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے جس دن وہ تو ہے, بٹ اگر آئینی کورٹ کا قیام ہو جاتا تو تب تو اس کا چیف جسٹس ان کو لگ سکتا. پھر خیال ہے نا, خیال ہے یا میرے کوئی اور چیز ہوگی. جس دن جج ایلیویٹ ہوتا ہے ایز اے جج آف دا سپریم کورٹ, اسی دن اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس تاریخ کو ریٹائر ہو جانا. ٹھیک ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور بہت سارے آپشن موجود تھا نا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس ان کو لگایا جا سکتا ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں, میں کم از کم جو ہے 29 چیف جسٹسز میں سے 18 چیف جسٹسز کو میں نے بھگتایا ہے, اور اس دوران میں ہر چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے سے پہلے یہی بحث ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی عمر عطا بندیال صاحب جب بنے تھے تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ 3 سال کی ان کی مدت چیف جسٹس کی کر دینی چاہیے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, اور اس کا جواز یہ دیا جاتا تھا کہ قاضی فائز نہیں بنیں گے, منصور علی شاہ نہیں بنیں گے, یا فریدی نہیں بنیں گے, اور وہی پروجیکٹ عمران کے تحت 4 نمبر سے لائے ہوئے جج صاحبان چیف جسٹس کی لائن کے اندر آ گئے. سو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ ہوتی رہیں, اور ہم نے دیکھا کہ نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں ہوا. اب یہ بات مجھے میرے ذاتی علم کے اندر ہے کہ ایک چیز جو جون میں ایک انویٹیشن آیا تھا, اور اس کو یہ کہہ کے پوسٹ پون کیا گیا تھا کہ 25 اکتوبر کو میں ریٹائر ہو جاؤں گا, اور اس کے بعد آپ میری جو ہے نا یہ انگیجمنٹ رکھیں. اور یہ بہت پہلے کی بات ہے جب یہ کچھ بھی بات نہیں ہو رہی تھی. سو لہٰذا آپ کسی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کہانی میں جو ابھی میں بات وہی اصل چیز تو وہ نا کہ عدالتی ریفارمز جس کی باتیں تمام سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں, جو مقصد حاصل کرنا ہے وہ اس کو ہوتا ہے کہ نہیں. آج وہ اکبر ایس بابر صاحب کا آ گیا نا کہ جو پی ٹی آئی کا جو منشور ہے اس کے اپنے اندر یہ شامل ہے, جو ان کا بنیادی منشور ہے. آئینی بینچ بھائی جان وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, مجھے تو اتنا پتا ہے. وہ کدھر سے الیکشن لڑے, انہوں نے کتنے ووٹ دیے, مجھے تو اتنا پتا ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. اکبر ایس بابر ہے تو پھر ہم کہیں جنیجو صاحب کے بیٹے نے آج یہ بیان دے دیا, لہٰذا نون لیگ کا یہ اچھا پارٹی آئی تو انہوں نے نہیں بنایا نا یار, وہ تو انہوں نے بنایا. اصل چیز سینٹ سے چلیں پاس ہو جاتا ہے, قومی اسمبلی نمبر گیم ہے نا, اصل چیز تو نمبر ایکچولی جس کے پاس ہوں گے وہ ہو جائے گا. 2/3 اکثریت آپ کو چاہیے آئینی ترمیم کے لیے, ادروائز نہیں کر سکتے. سمپل سی بات ہے. اب اس کے اندر جو 63A کی ٹائمنگ کی بات کریں نا, جو آئین کہتا ہے وہی ہے. اب فیصلہ جو ہے پہلے تو ری رائٹ کیا گیا تھا کیونکہ اس کے اندر ایک اپنی اختراع جو ہے وہ جج صاحب نے ڈال دی تھی اپنی. تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس میں تو اگر نو کانفیڈنس حکومت کے خلاف ہے تو حکومت کے کام بھی تو بک سکتے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ جب بھی ہوتا ہے ایسا کوئی معاملہ, یا پی ٹی آئی ہی کے لوگ پنجاب میں ہوں تو وہ ادھر جاتے ہیں, سینٹر میں ہو تو وہ ادھر جاتے ہیں, کوئی آئینی ترمیم آئے گی تو پی ٹی آئی کے لوگ بکیں گے. کسی اور آپ کا مسئلہ یہ کہ بکاؤ مال پی ٹی آئی کے پاس کیوں ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ماضی میں بھی ہوا ہے
पीटीआई के पास नंबर पूरे नहीं थे। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को बड़ी हैरत हुई जब सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बन गए थे। जी जी, तो उसमें पीटीआई के बिके थे लोग। तो ये नहीं उस टाइम तो उधर कहते ना, मैंने इसीलिए कहा ना। तो नहीं, इन्होंने कहा हमेशा पीटीआई तो बनी भी नहीं थी जिस वक्त छांगा मांगा में मियां साहब ने इसकी बुनियाद डाली थी। उस टाइम उनके लोग बिक गए थे, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन वाले परेशान थे। असल परेशान कौन चीज ये सादी मैं खत्म करना चाहूंगा, हो तो सकता है ना, जमीर की आवाज सुनी जा सकती है। यही तो मैं बता, यही तो क्वेश्चन है कि जब आपको पता है कि आपके मुल्क में लोग इस तरह बिकते हैं, मंडियां लगती हैं, तो फिर आपको इसको बेहतर तरीके से बेहतर तरीके से हल निकालना है ना, बेहतर तरीके से हल निकालना है ना उसका। ये एक डिस्कशन होनी चाहिए ना कि लोग इस तरह बिक जाते हैं। 90s में बिके लोग, उसके बाद बिके, और हाल में सेनेट के अंदर जो आपने बताया उधर बिके, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में बिके, हर जगह पे लोग बिक रहे हैं। तो इसका हमने हल निकालना है ना। अब ये जो 63A का फैसला आया इस मौजूदा तनाजुर में, इसमें क्या हो रहा है लोगों के साथ? क्या हो रहा है? आपको नहीं पता क्या हो रहा है? आप सारा दिन जो पार्लियामेंट के अंदर आप पार्लियामेंट की बालादस्ती की इतनी बात करते हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर कल तकारीर हुई जो कामरान मुर्तज़ा ने कहा, आप उसको बाय नहीं करते। वो आप समझते हैं कि उसके ऊपर गौर करने की जरूरत नहीं है। जो वहां पे अख्तर मैंगल साहब कह रहे हैं उसके ऊपर गौर करने की जरूरत नहीं है। या तो फिर आप कह दें कि ये जजेस डिसाइड कर देंगे। एक तरफ आप पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, हाँ तो हम देखें तो ये पार्लियामेंट, ये बात मैं एग्री करता हूँ कि पार्लियामेंट को इसको देखने की जरूरत है। वैसे तो मौलाना साहब नहीं भी मानते तो खबरें तो ये भी हैं कि मौलाना की अपनी जमात में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है जो कि ज़मीर की आवाज़ सुनने को तैयार है। अब ये देख लो मेरा इसमें मौलाना ने गुस्से का इज़हार नहीं किया। बात ये है कि हम डेमोक्रेसीज की हवाला देते हैं ना। अभी रिसेंटली यूके के अंदर जो है एक खातून, ये नहीं हो सकता कि आप वोट डिस्कार्ड कर दें। देखें, आपका बेसिक चीज जो है वो आपका वोट है। चाहे जाएगा कि एक इलेक्टेड जो रुकन पार्लियामेंट है, आप उसका वोट जो है डिस्कार्ड कर दें। वोट शुड बी काउंटेड, और फिर उसकी अपनी एक सजा मौजूद है। आइन कहता है कि उसकी सजा है। चलें, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, अतर काज़मी साहब, आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज तहरीक इंसाफ मुश्किल दौर से गुजर रही है। एक तरफ बानी तहरीक इंसाफ पाबंद सलासिल हैं, दूसरी तरफ पार्टी का शिराजा बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। 26वीं आईनी तरमीम को लेकर पार्टी की फैसला साजी मुकम्मल तौर पर अयां हो चुकी है। पार्टी मुख्तलिफ ब्लॉक्स में बढ़ चुकी है। पार्टी कायदीन के दरमियान अहम मीटिंग्स में होने वाली बहस और तकरार सोशल मीडिया की जीनत बन रही है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को पार्टी से गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया जा रहा है। सोशल मीडिया हैंडल से पार्टी लीडरशिप के खिलाफ बाज़ाब्ता मुहिम चल रही है। सियासी कमेटी की मीटिंग्स के दौरान हम्माद अजहर और अली अमीन गंडापुर की तल्ख कलामी की बाज़गश्त भी मीडिया की जीनत बन चुकी है। तहरीक इंसाफ एक ऐसे वक्त में तकसीम दिखाई दे रही है जब विफाक में इत्तेहादी हुकूमत तहरीक इंसाफ के अरकान की मदद से अदलिया के बुनियादी ढांचे को तब्दील करने की कोशिश में मसरूफ है। बुनियादी ढांचे में तब्दीली से हुकूमती असर रसूख पहले की निस्बत और बढ़ जाएगा। ऐसे में क्या तहरीक इंसाफ एक मुनक़सिम पार्टी स्ट्रक्चर के साथ इत्तेहादी हुकूमत के लिए किसी किस्म का चैलेंज बन सकती है? इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो रऊफ हसन साहब, आपसे ऑब्वियसली पहले भी आपके कुछ व्यूज़ जिससे शायद पार्टी के भी लोग इख्तलाफ करते हैं उस पर बात होती रही है, एंड डायलॉग इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ देम। ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो हुकूमत कर रही है, वो 26वीं आईनी तरमीम जिसके बहुत सारी शिकों के आप खिलाफ हैं, पार्टी खिलाफ है, अगर पार्टी में ये सब कुछ ना हो रहा होता जो अभी हो रहा है, एक दूसरे के पे गद्दारी के फतवे, एक दूसरे को तल्ख कलामी और पता नहीं क्या क्या और मीडिया पे आ रहा है, इतनी तितर बितर हो चुकी है पार्टी, आपको नहीं लगता कि अगर वहाँ पे यकजा होती, वहाँ पे मुत्तहिद होती तो बहुत सारी चीज़ें प्रिवेंट कर सकती थी पार्टी जो आज हो रही हैं? थैंक यू सादिया, बहुत मेहरबानी आपकी। कुछ थोड़ा सा ज़रा कोई आपने जो स्टेटमेंट दिए हैं, आई बेग टू डिसएग्री विद दैट कि पार्टी जो है वो तितर बितर हो चुकी है। लेट मी श्योर यू कि इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। 2.25 साल से हम रियासती फस्तायत एट इट्स वर्स्ट उसका मुकाबला कर रहे हैं। उसके बावजूद पार्टी मौजूद है, उसके बावजूद पार्टी ने इलेक्शंस में हिस्सा लिया, उसके बावजूद पार्टी पार्लियामेंट में लीगल फ्रंट के ऊपर एंड ऑल्सो एट द पीपल्स लेवल अपना काम कर रही है। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें इख्तलाफ राय हो सकता है और इख्तलाफ राय मौजूद है।
उस बारे में कोई नहीं, और ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी की भी यही है, हर पॉलिटिकल पार्टी में इख्तलाफ राय होता है। सो उसके लिए पार्टी फोरम्स मौजूद हैं जिसके ऊपर हम बरमला इजहार करते हैं अपने ओपिनियंस का, और उसके बाद पार्टी जब फैसला करती है तो फिर सारी पार्टी को यकजा होकर उसको एस्पाउस करना पड़ता है और प्रमोट करना पड़ता है। एक मुनज़्ज़म मुहिम जो है वो पार्टी के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है, वो पार्टी के अंदर से नहीं चल रही बल्कि पार्टी के बाहर से, और वो लोग जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो चला रही हैं। और वो सोशल मीडिया एक बड़ा एक कन्वीनियंट किस्म का मैकेनिज़्म इस वक्त मौजूद है, तो उसके ऊपर चल रही है। But it's from a lot of people who are actually PTI supporters on social media. उनके पुराने अगर आप स्टेटमेंट्स उठाएं, ट्वीट्स देखें, तो वो PTI को हमेशा सपोर्ट करते रहे, और वहाँ से ही हो रही है कैंपेन, आपको लगता है? देखिए सादिया, वो कहते हैं ना कि द टू साइड्स ऑफ टू एवरी स्टोरी बेसिकली। आप एक बाहर बैठ के देखते हैं, एक आप अंदर बैठ के देखते हैं। सो हम लोग जो अंदर बैठे हुए हैं, हमें जो चीज़ नज़र आती है उसके मुताबिक हम फैसले करते हैं। सो बाहर जो लोग बैठे होते हैं शायद उनको वो फैसले जो हैं वो अच्छे ना लगते हों, सो वो एक अपना ओपिनियन देते हैं। जैसे पार्टी के अंदर हमारे रैंक एंड फाइल में हम लोग बैठ के अपना ओपिनियन देते हैं पार्टी फोरम्स के ऊपर, इसी तरह से वो लोग जो हैं उनके लिए चूँकि पार्टी के अंदर के जो कमेटीज़ हैं वहाँ वो बैठे नहीं होते, वो बाहर होते हैं। सो वो अपने कंसर्न्स या अपने आइडियाज़ या अपनी जो ओपिनियंस हैं उसको वो उसका बरमला इजहार जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ठीक है, इख्तलाफ राय मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, मैं उसको कंसीड करता हूँ, हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है, लेकिन ये तितर बितर जो है वो कहना जो है तितर बितर हम हज़फ कर लेते हैं। लेकिन ये बताइए कि इख्तलाफ राय अगर इस इंटेंसिटी का हो जाए या इस स्टेज तक पहुँच जाए कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे अभी जो एहतजाज हुआ अली अमीन गंडापुर, वो भी सब लोग एक पेज पे नहीं आ रहे। कुछ लोग पार्टी के अंदर से आके कहते हैं कि जनाब गंडापुर साहब जो है वो शायद विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, सबको खुश रख रहे हैं, वो भी गायब हो जाते हैं। सो और यही बैरिस्टर गौहर के बारे में हम बयानात सुन रहे होते हैं। सो पार्टी के अपने लोग अगर इस वक्त मौजूदा पार्टी लीडरशिप से ही मुतमईन नहीं है, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, दूसरे जो हैं वो चेयरमैन है पार्टी के, फिर कैसे चलेगा? एक खासा भी बन गया है मेरा ख्याल है शायद, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि इसी हमारी उंगली हमेशा उठी होती है दूसरों की तरफ। कभी हम ये नहीं देखते कि हम अंदर झांकें, अपने अंदर भी झांकें और देखें कि क्या हम में भी कोई गलती है कि नहीं है। ये पार्टी को, लोगों को गद्दार कह देना, लोगों को इस किस्म का कह देना एक बड़ी कन्वीनियंट सी फ्रेजेस बन चुकी हुई हैं, और हम बिल्कुल नहीं सोचते कि ऐसा करने से कितना डैमेज हो सकता है। तो अली अमीन गंडापुर पार्टी के एक स्टॉलवर्ट हैं और बड़ी मेहनत से सूबा चला रहे हैं। बड़ा मुश्किल सूबा है गवर्न करने के लिए, चैलेंजेस है हमारे लिए। इन एडिशन टू रनिंग द प्रोविंस और भी चैलेंजेस हैं, मसलन जो हमारा इस वक्त ताल्लुकात की नौइयत है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के साथ, वो भी आपको पता है, सारों को लोगों को पता है। सो आई थिंक वो बड़ा अच्छा, एक बहुत एहसन तरीके से काम जो है वो कर रहे हैं। शायद इससे बेहतर ना हो सके अंडर द सर्कमस्टांसेस। ऑफ कोर्स देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और वो बाकी भी जो पार्टी के हमारे जो लीडरान हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि उनके बारे में कहा जाता है, और मैं फ़ील करता हूँ कि जो लोग ये कहने वाले हैं उनको चाहिए कि ज़रा थोड़ा सा सोच समझ के, रिस्ट्रेन करके अपने आप को बात करें, बिकॉज ऐसा करने से एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है, जैसे कि आपने अभी मेरे साथ आप बात कर रही हैं, एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है जो कि पार्टी को डैमेज कर सकता है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह आपने अभी इंस्टीट्यूशंस के साथ जो पार्टी की पोजीशन है उसका जिक्र किया, तो उसका तो एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन आप खुद पेश कर चुके थे, डायलॉग वाला। अभी भी आपको लगता है इख्तलाफ, जिस तरह कहा, एक तो ऑब्वियसली खान साहब का अपना बयान आ गया कि अभी नहीं बात करनी है, फ़ायदा नहीं है, बट क्या उस पर भी पार्टी में डिवीज़न है कि बात हो या ना हो, डायलॉग पे ज़्यादा लोग आते हैं, मुत्तफिक होते हैं या नहीं? देखिए, खान साहब की जब स्टेटमेंट आ जाती है या डायरेक्टिव आ जाता है तो उसके पास डिस्कशन जो है वो एक ऑप्शन नहीं रहता। वो खान साहब ने कह दिया था, वो सारा खान साहब को कन्विंस भी किया जा सकता है कि भाई ये चीज़ें हैं, इस हम चाहते हैं कि हम बात करें, उनसे मिलें, हमारी बात, उनसे मुलाकातें ही बंद कर दी हुई हैं उन्होंने। अब 8 हफ्ते हो गए, हमारी मुलाकात ही नहीं हो गई। अब 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक, विच इज़ टुडे, आई थिंक किसी बंदे की मुलाकात उनसे नहीं हुई है, सिवाय उन 2 डॉक्टर्स के जो कि पिम्स के थे। तो डायलॉग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो कि अल्टीमेटली, देखिए मैं इसको ये नहीं कहता कि जी पीटीआई जो है वो उसको किसी एक इंस्टीट्यूशन के साथ डायलॉग करना चाहिए, लेकिन मैं फील करता हूँ कि ये इनएविटेबल है। आपने एट द एंड ऑफ इट ऑल मसाइल का हल तो टेबल पे बैठ के ही तलाश करना है ना, उसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। तो जंगों के बाद भी जो है वो ममालिक टेबल पे आपस में बैठते हैं। सो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 दिन के बाद आपने बैठ के टेबल के ऊपर करना ही करना है। इस वक्त हमारा और इस्टेब्लिशमेंट का इशू है, और मैं सबसे बड़ा प्लीडर हूँ इसका कि जी आप
कल नहीं बल्कि आज बैठ के बात कर लीजिए और वो उस मसले को आगे लेके चलिए। एक पॉलिटिकल इस वक्त जो सारा स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है रियासत का, वो डामाडोल हुआ है, बहुत ज़्यादा हिला हुआ है। तो इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी की, हर शख्स की जो कि इस मुल्क का भला चाहता है, अच्छा चाहता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पॉजिटिव रोल प्ले करे। तो मैं फील करता हूँ कि उस डायलॉग में जो कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान होना है वो इनएविटेबल है, और उसको जितनी जल्दी मुनक्कद कर लिया जाए उतना ही बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। दूसरी तरफ ऑब्वियसली एक एस्टैब्लिशमेंट की तो बात होगी, दूसरी तरफ एक सियासी जमातों के साथ मैं अगर इत्तेहादी हुकूमत की बात करूँ तो उनके साथ डायलॉग में क्या अमर माने है। लाइक अभी हम देख रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम पे भी कोई भी ऐसा इशू होता है, बैठते हैं आपस में बात भी करते हैं, वहाँ कोई एक दूसरे के गले नहीं दबाता है, वहाँ कोई एक दूसरे को गालम गलोच नहीं करता है, बड़े महज़ब अंदाज में सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। मौलाना साहब के बारे में ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा सख्त स्टांस रहा, तो अगर मौलाना साहब के साथ बैठा जा सकता है, उनसे बात हो सकती है, डायलॉग हो सकता है, तो बाकी जमातों के साथ क्यों नहीं हो सकता? देखिए जो इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है ना, माहौल जो क्रिएट करना होता है डायलॉग के लिए, वो हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये एक गिवन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अब आप देखिए चले मैं बाकी सारा फेज़ पिछला भूल जाता हूँ। 8 फरवरी इलेक्शंस के बाद 9 महीने तक, 8 महीने हो गए तकरीबन। आप देखिए इस पे क्या आप लोगों ने किया, हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया गया, हमें एक जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो इन्वायरमेंट क्रिएट करें, पहले सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह कि खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब को इन्हें नहीं केस मैंडेट दिया हुआ है, उनके कहने के ऊपर, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक कि आप, उन्होंने रब्ता करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके बाद फिर डीरेल होता रहता है ना। जो थोड़ी बहुत जो प्रोग्रेस होती है वो नलिफाई हो जाती है, वो रिवर्स हो जाती है, फिर आप अगेन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 1। तो मैं फील करता हूँ कि रियासत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जो हुकूमत है, हुक्मरान वक्त हैं जो, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एक बेहतर माहौल पैदा करें, और जो फ्रीडम्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में इंश्राइंड हैं, जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, उन फ्रीडम्स को आज देखिए। हमने एक प्रोटेस्ट की कॉल, पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल दी। सारा पाकिस्तान जो है वो कंटेनरिस्तान बना हुआ है इस वक्त, आप देख लीजिए जाके, टोटल ब्लैकआउट हुआ हुआ है। सारे पंजाब में 144 उन्होंने नाफिज कर दिए। तो क्या ये माहौल क्रिएट, अच्छा माहौल क्रिएट करने की एफर्ट? तो आप कह रहे हैं इनिशिएटिव जो है वहाँ से अगर लिया जाए, गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ माहौल क्रिएट करे, कोई फ्रीडम्स दे जो पार्टीज का हक होता है। अच्छा, उसमें एक और भी डिस्क्रिमिनेटरी बात है। आप देखिए, जमात इस्लामी करना चाहती है, JUI करना चाहती है, MQM करनी, उनको किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। रोक टोक है तो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को है, जो कि PTI। उस पे तो हुकूमत बयान देती है ना कि फिर वो गंडापुर की तरह क्लाशनकोव्स उठा के नहीं आते, वो तो उनका बयान ही आता है कि भाई वो तो आते हैं वेपन्स लेके आ जाते हैं। दर्जनों खान साहब ने एक साल के अरसे में किए थे, ये जलसे किए थे, एक गमला तक नहीं टूटा था। हमारा ट्रेडिशन ही नहीं है कि जी हम वायलेंट हो उसमें। अगर आप फोर्स करेंगे, अगर आप जो रियासती फस्तायत का इस्तेमाल करेंगे, तो लाजमी बात है रिएक्शन तो आएगा ना। तो ना करें, आप फ्रीडम दे दें, हम जलसा करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ठीक है, हमारी पार्टी की है, हम इंश्योर करेंगे कि पीसफुल रहे। राइट। अच्छा, अभी ये जो 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला चल रहा है, इसमें एक चीज़ तो हुई कि हुकूमत आईनी कोर्ट का जो उनकी ख्वाहिश थी उससे पीछे हट गए, वो ड्राफ्ट से निकल के अब आईनी बेंच की तरफ मामला चला गया। आपको लगता है कि ये अप्रोप्रिएट होगा? क्योंकि जुडिशल रिफॉर्म्स की बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हमेशा से करती रही है कि वहाँ ज़रूरत है। देखिए, मसला ये है कि इंस्टीट्यूशंस को लिबरलाइज करना है, उनको पर्सनलाइज नहीं करना। इंस्टीट्यूशंस की फ्रीडम्स को, खासकर जो पिलर्स ऑफ द स्टेट है, उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी ट्रांसपेरेंसी और उनकी फ्रीडम्स को आपने मैग्नीफाई करना है। इस वक्त जो जुडिशल रिफॉर्म्स के ज़ुमरे में जो ये चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है, वो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के ताबे करना है। हम इन प्रिंसिपल उससे डिसएग्री करते हैं। कंसिक्वेंटली जो हमारी जद्दोजहद है, जो हम बैठ भी रहे हैं, आपने सही कहा कि कमेटी में भी हम बैठ रहे हैं, JUI के साथ हम बहुत क्लोजली नेट हम काम भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत हमारी क्लोज कोलैबोरेशन है उनके साथ। उसमें हम यही कह रहे हैं कि जी आप जो 3 पिलर्स हैं रियासत के, जो आपका एग्जीक्यूटिव है, आपका लेजिस्लेचर है, आपका जुडिशरी है, उसमें से तीनों को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। उनकी फ्रीडम्स को कर्ब करने की बजाय उनकी फ्रीडम्स को मैग्नीफाई आप करें विद इन द डोमेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारी है। जो इस वक्त जितने भी ड्राफ्ट सामने आए हैं, लाजमी बात है क्वालिटेटिवली बेहतर हैं पहले से। अब ये चौथा ड्राफ्ट आया है, ये क्वालिटेटिवली बेहतर है पहले 3 ड्राफ्ट से, लेकिन अभी तक आई फील कि जी जो एग्जीक्यूटिव को किया जा रहा है जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी ऑब्वियसली हुकूमत तो जैसे बहुत मुतमईन है कि वो कर लेंगे, और माजी में हमने
دیکھا بھی ہے. اب آپ لوگوں کے ٹائم پہ بھی چیئرمین صادق سنجرانی, نمبر آپ کے کم تھے لیکن پھر بھی وہ بن گئے. وہ پیپلز پارٹی اور PMLN حیران ہی رہ گئے کہ یہ کیسے ہوا. سو ابھی بھی حکومت کانفیڈنٹ تو ہے کہ وہ ہو جائیں گے. سو پھر آپ ہی کے لوگ جو ہیں وہ منحرف ہوں گے یا وہ ضمیر کی آواز سن کے ووٹ کر دیں گے؟ انسانوں کی منڈیاں لگیں گی. سعدیہ لیٹ می ایشور یو, اگر ان کے پاس نمبرز ہوتے تو یہ کب کا اس کا کر چکے ہوتے ہیں, سب کچھ کر چکے ہوتے. ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں, بلکہ لیٹ می شیئر اٹ ود یو, دے ہیو لاسٹ دیئر اون پیپل آلسو. اس وقت ان کے اپنے لوگ ان کے حق میں ووٹ دینے کو تیار نہیں ہیں. PMLN از اے بگ وکٹم آف انٹرنل ریوولٹ, امپلوژن ہے وہاں. پیپلز پارٹی کا آج رضا ربانی کا آپ نے لیٹر پڑھا ہے؟ جی, رضا آپ دیکھ ربانی صاحب تو لیجیے, پہلے اور بھی لوگ ہیں, ان لوگوں نے رابطہ بھی کیا, ہمارے ساتھ بھی ان ٹچ ہیں, مولانا صاحب کے ساتھ بھی ان ٹچ ہیں. سو دیر از اے لاٹ آف ریزنٹمنٹ ود ان دیز پولیٹیکل پارٹیز آلسو. اگر میری یہ ایشورنس ہے, ان سب کو جانتا ہوں, اگر ان کے پاس نمبرز ہوتے یہ ریپ کر کے بیٹھے ہوتے. نمبرز نہیں ہیں. چلیں, آپ حکومت ایک طرف دعویٰ کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اور مولانا کے لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف آئیں گے, اور رؤوف حسن صاحب بڑی خبر دے رہے ہیں کہ ان کے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں. بہت بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. We'll take a break here, stay tuned. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجت ڈووال کی خواہش اور کوشش تھی کہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دیا جائے, پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار کیا جائے. بھارتی حکومت اور اداروں نے پاکستان کے خلاف سازشوں کے جال بنے. دنیا بھر میں جہاں بھی بھارت کو موقع ملا, پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک اور دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والی ریاست کے طور پر پیش کیا جاتا رہا. پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر انتہا پسند گروپس کو دہلی اور بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے دہشت گردی پھیلانے میں مالی معاونت اور مدد فراہم کی جاتی رہی, اور دنیا کو باور کرایا جاتا رہا کہ پاکستان ایک محفوظ ملک نہیں ہے. گزشتہ ایک دہائی کے دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو, شنگھائی تعاون تنظیم ہو, برکس کانفرنس یا FATF کے اجلاس, بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی مکمل کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک کے طور پر ثابت کیا جا سکے. رواں ہفتے اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا کامیاب انعقاد اور تمام اہم ممالک کے سربراہان اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی پاکستان آمد اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بھارت کی تمام سازشیں بے سود رہیں. بھارت پاکستان کو تنہا کرنے میں ناکام ہو چکا. SCO کے اجلاس کے دوران ایک بار پھر جے شنکر نے وہی پرانا بھاشن دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی اور پاکستان پر الزام تراشیوں کا پرانا راگ الاپنا شروع کر دیا کہ سرحد پار دہشت گردی, انتہا پسندی, علیحدگی پسندی جیسی سرگرمیاں جاری رہیں گی تو تجارت, عوامی سطح پر رابطہ مشکل ہو جائے گا. یہ وہ الفاظ ہیں جو جے شنکر اور نریندر مودی گزشتہ کئی برسوں سے نہ صرف SCO کے پلیٹ فارم پر بلکہ دیگر عالمی فورمز پر بھی دہرا رہے ہیں. دنیا کو باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان سے دوری اختیار کی جائے, پاکستان دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ دنیا کے سامنے بھارت کا اصل مکروہ چہرہ مکمل طور پر عیاں ہو چکا ہے. آج نہ صرف دنیا بلکہ شنگھائی تعاون تنظیم کے دیگر اہم ممالک بشمول چین, روس اور ایران بھارت کی حقیقت سے آگاہ ہو چکے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے بھارت CPEC کے خلاف صف آرا ہے اور مغربی ایجنڈے کے تحت پاکستان اور چین کے مابین تلخیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. چین کے ورکرز پر پاکستان کی سرزمین پر حملے اسی سازش کا حصہ ہیں. بھارتی انٹیلیجنس آفیسر کلبھوشن کی پاکستان سے گرفتاری اور مکمل ایجنڈا ہم سب کے سامنے آ چکا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کا کامیاب انعقاد اس بات کی دلیل ہے کہ گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے جاری بھارتی ایجنڈا مکمل طور پر ناکام اور بے نقاب ہو چکا ہے. تکبر اور غرور میں ڈوبا بھارت پاکستان کو تنہا کرنے چلا تھا, مگر آج اپنے ہی خطے میں سفارتی طور پر تنہا کھڑا ہے. بھارت کے تمام ہمسایہ ممالک بھارت کی دخل اندازیوں کی بدولت دہلی سے دوری اختیار کر چکے ہیں. مودی نے بھارت کو اپنے ہی خطے میں تنہا کر دیا ہے. جاپانی جریدے نکئی ایشیا کی رپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے جس کا عنوان ہے مس گائیڈڈ فارن پالیسی ہیز لیفٹ انڈیا فرینڈلیس ان ساؤتھ ایشیا.
गुमराह कुन खारजा पॉलिसी की बदौलत आज भारत जनूबी एशिया में अपने तमाम दोस्तों से महरूम हो चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत चीन की दुश्मनी में इस हद तक आगे निकल गया है जहां अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर चुका है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या भूटान की बात की जाए, सब के सब भारत से दूर जा चुके हैं। गुज़श्ता 10 साल में मोदी सरकार ताकत के बलबूते पर छोटे ममालिक में दरअंदाजी में मसरूफ़ रही, जिसकी वजह से दिल्ली के साथ हमसाया ममालिक के ताल्लुकात में सर्दमोहरी में मज़ीद इजाफा हुआ। भारत की सर्दमोहरी की बदौलत भूटान और नेपाल जैसे ममालिक के लिए अपनी मईशत की तरक्की के लिए चीन से ताल्लुकात में बेहतरी के सिवा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि समंदरी बंदरगाह की अदम मौजूदगी की बदौलत भारत ही कई दहाइयों से तिजारत का जरिया बनता था। पाकिस्तान को सफारती तन्हाई का शिकार करने वाला मोदी आज खुद ही अपने खित्ते में सफारती तन्हाई का शिकार हो चुका है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.